नमस्कार दोस्तों। आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 50 तक के प्रश्न देखे थे। इसमें 51 से 100 तक हम प्रश्न देखेंगे। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है वो देखें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आए हैं। उसी कड़ी में आज ये भाग 2 है, जिसमें बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपको पहले भी बताया। एनसीईआरटी की बुक, आरबीएससी की बुक, विभिन्न कॉम्पिटिटिव की बुक्स और प्रतियोगिता टुडे जो आती है, विज्ञान प्रगति आती है, और सरकार द्वारा जो विज्ञान से संबंधित मैगजीन्स पब्लिश होती है, उनके क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और ऐसे भी प्रश्न हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी इसमें शामिल किया है। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के रिवीजन के तौर पर लिए हैं, जिससे आपको पता रहे कि हम हमारे प्रश्नों का रिवीजन भी करते रहे। आज का पहला प्रश्न, वह स्तनी जिसके शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं होता। बाकी सभी स्तनी के शरीर में गॉल ब्लैडर होता है, तो वो है घोड़ा। इसके शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं होता, ये इसकी खास बात होती है। अगला प्रश्न है अपना, वास क्या है। ये प्रश्न बहुत सी यूपीएससी, आरपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, वास क्या है। दरअसल वास को ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है उसका उत्तर में एक पेड़ करके आ जाते हैं, ट्री करके आ जाते हैं, जबकि बांस एक प्रकार की घास है। इसका मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। अभी वैक्सीन की बात चल रही है और कोविड-19 की वैक्सीन चल रही है, उसी कड़ी से रिलेटेड है कि एक समय में जब बहुत ही ज्यादा चेचक की बीमारी हुई करती थी, उसमें एक महान वैज्ञानिक हुए एडवर्ड जेनर, और उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जेई पुरकिंजे ने। रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। अपनी जो ब्लड सेल्स होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया, हंटर ने। जीवों में न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने की। देखिए, न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और जिसकी खोज की फ्रेडरिक माइजर ने 1870 में। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कहाँ ऊर्जा प्राप्त या मुक्त होती है। देखो, ग्लूकोज हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और उसका ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो एनर्जी फ्री होती है या प्राप्त होती है, वो कहाँ पर होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है कोशिकाओं में या सेल्स के अंदर। मलेरिया के परजीवी यानी प्लाज्मोडियम को सर्वप्रथम किसने पहचाना। मलेरिया पहले एक बहुत भारी बीमारी थी, आज भी मलेरिया का प्रकोप काफी है, परंतु इसका ट्रीटमेंट होने से और इसका कंट्रोल होने से अब इसका कंट्रोल है इस पर। और इसका जो प्लाज्मोडियम था, परजीवी था, उसको सबसे पहले 1847 में मैकल ने पहचाना था। मलेरिया से पीड़ित रोगी के लाल रुधिराणुओं में प्लाज्मोडियम की खोज, प्लाज्मोडियम जो उनकी आरबीसी के अंदर पाया जाता है, उसकी खोज 1880 में चार्ल्स लेवर ने की। सृजनकी या जिसे कहते हैं यूजेनिक्स का पिता किसे कहा जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन को सर्वप्रथम मानव में आनुवंशिक लक्षणों के सुधार का विचार रखा, इसलिए सर फ्रांसिस गाल्टन को सृजनकी का पिता कहा जाता है। देखिए, सृजनकी के अंदर होता क्या है कि मानव के अंदर उनके जो आनुवंशिक लक्षण है, उसमें पॉजिटिव, सकारात्मक, या इसमें कहें अच्छे लक्षणों का सुधार किया जाता है, उसे हम सृजनकी या यूजेनिक्स कहते हैं, जिसके फादर है सर फ्रांसिस गाल्टन। मनुष्य की त्वचा में अर्गोस्टॉल नामक एक पदार्थ होता है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से प्रभाव से विटामिन डी में बदल जाता है। देखिए, अपनी जो ह्यूमंस की स्किन होती है, इसके नीचे क्या होता है, अर्गोस्टॉल नामक पदार्थ होता है। जब हम सनलाइट के अंदर, सनलाइट के सामने खड़े होते हैं, तो वो सनलाइट जो है उस अर्गोस्टॉल को जो विटामिन डी में बदल जाता है, इसलिए हमें कहते हैं विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? पहले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। आप सोच के इसका उत्तर बताइए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल और रस्का ने 1933 में किया था। रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? कि भाई जीव की उत्पत्ति के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया और उसमें भी आपको बताया है कि जीव की उत्पत्ति का सबसे पहले रासायनिक यानी कि भाई इन रसायनों से मिलकर के जीव की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत 1936 में एक वैज्ञानिक थे AI ऑपेरिन। इन्होंने सबसे पहले रासायनिक विश्लेषण द्वारा सर्वमान्य सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति का दिया। एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया सिद्धांत है, उसे सबसे पहले किसने दिया कि भाई एक जीन है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करने का काम करता है या केमिकल रिएक्शंस होती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1941 में दो वैज्ञानिक हुए, जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम। कई बार शॉर्ट में लिख दिया जाता है, बीडल और टेटम ने इसका जो है सिद्धांत दिया। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? सेल्स के अंदर राइबोसोम की खोज क्लाउड और पॉलेट ने की थी। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एटीपी की क्रियाओं का वर्णन किसने किया? एटीपी जिसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी क्रियाओं का वर्णन फिट्ज लियमन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1941 में किया और इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी खोज थी कि इसके लिए उन्हें 1941 उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है जिसे कोशिकाओं के निर्माण में, नई कोशिकाओं के निर्माण में, बॉडी के निर्माण में जो है प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है और इसका प्रयोग सबसे पहले वर्जिलियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन किससे बनी होती है? तो सभी जीव है उनमें मिलने वाली प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, उनके संयोजन से जो है प्रोटीन बनती है। सबसे ज्यादा अगर सब्जी के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर अगर अपन देखें तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है और उसमें सभी 20 लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलते हैं। अगर किसी को शाकाहार रह करके प्रोटीन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना तो वो प्रोटीन के लिए सोयाबीन का उपयोग करे जिसमें लगभग सभी प्रकार के एमिनो अम्ल मिलते हैं। पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और वो श्वसन होता किसके माध्यम से? तो पौधे की जो लीव्स होती है उनके अंदर छोटे 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 बहुत सारे स्टोमेटास पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उनसे उनमें श्वसन की क्रिया होती है। किस रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा होता है? हम ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज धीरे धीरे अधिक मात्रा में जब होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? स्टोर होता जाता है। तो वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे प्रोटीन का संश्लेषण किससे करते हैं? यानी प्लांट्स है वो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे करते हैं? तो प्लांट्स है वो एमिनो अम्ल से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कौन सा अंग मानव शरीर के द बायोकेमिकल प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है? यानी भाई ऐसा बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है, ऑर्गन है जिसको प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है? तो वो है लीवर, यकृत, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पुनरुद्धारण की क्षमता पाई जाती है। मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? मूत्र का जो पीला रंग होता है उसके लिए यूरोक्रोम जिम्मेदार है। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की? अभी हर कोई क्या चाहता है? एंटीबॉडी बने, जिससे एंटीबायोटिक क्या होती है? ये हमारी बॉडी को, एंटीबॉडी होती है वो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है और एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। एंटी यानी विपरीत, बायोटिक्स यानी बैक्टीरिया को मारने वाली। इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किडनी की यानी रक्त कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल का बना होता है। हमने ऊपर पढ़ा एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का नाम है, जो कि हमारी ऊर्जा है उसको मापने की एक इकाई भी है। पौधे के किस हिस्से से जूट प्राप्त किया जाता है? प्रश्न आता है पौधे के किस हिस्से से जूट प्राप्त किया जाता है? तो जूट होता है वो तना भाग से पौधे के से प्राप्त किया जाता है। किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है? तो आंवला। कौन सा है? आंवला, जो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसे हर्बल इंडियन डॉक्टर भी। सेल की जो है
ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये सेल की ऊर्जा मुद्रा है। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी मानव ग्रंथि जिम्मेदार है? तो वो है अग्नाशय, या जिसे हम पेंक्रिएट कहते हैं। त्वचा के रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? ह्यूमन्स के अंदर त्वचा का जो कलर होता है, स्किन का जो कलर होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेलेनिन वर्णक होता है, ये जिम्मेदार है। जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन वर्णक की मात्रा ज्यादा होती है उस व्यक्ति का रंग काला हो जाता है, पक्का हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन वर्णक की मात्रा कम होती है वो उसका रंग है जो गोरा हो जाता है। मानव का कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को तोड़ता है? यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होती है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन काम करता है? लीवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं और जिसे यकृत भी कहते हैं। किसे मानव शरीर के आंसू ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? तो लैक्रिमल ग्लैंडस है, उसे मानव के शरीर की आंसू ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? कुछ प्रोसेसिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होकर के लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में मेल और फीमेल के जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनको दोनों को मिलाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर जाता है, इसलिए उसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार, डॉक्टर के पास जाते हैं तो गले में रहता है जो दिखाते हैं, वो कहलाता है स्टेथोस्कोप। उसका आविष्कार रेने लायनिक ने सबसे पहले किया। किसे दूध चीनी के रूप में भी जाना जाता है कि भाई ये क्या है? मिल्क शुगर, उसको कहते हैं हम लैक्टोज। विश्व में सबसे बड़ा फूल किसका है? मैंने पहले वीडियो में इसको पूछा, आप सोच कर तो बताइए कि आपने वास्तव में उसको देखा है और रिवीजन किया है। तो विश्व में सबसे बड़ा फूल किसका है? विश्व में सबसे बड़ा फूल है रैफलेशिया का। विश्व में सबसे छोटा फूल यानी स्मॉलेस्ट फ्लावर किस प्लांट का है? ये भी हमने पहले वीडियो में पूछा था, वो है बाल्फिया। प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। तालाब का रेशम किसे कहते हैं? ये भी हमने पहले वीडियो में पूछा। तो तालाब का रेशम स्पायरोगायरा या स्पेरोगायरा को कहते हैं। स्पायरोगायरा को जो है तालाब का रेशम कहते हैं। क्लोरोफिल का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है, उसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोपिसिन। ये क्लोरोफिल का रासायनिक नाम है। बहुत कम बुकों में आपको मिलेगा, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल का रासायनिक नाम क्या है। कौन सा विटामिन पौधों में कभी नहीं पाया जाता? देखिए कौन सा विटामिन पौधों में कभी नहीं पाया जाता? विटामिन B12 जो है पौधों में कभी नहीं पाया जाता। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा कोशिकांग है? यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसका सबसे सक्रिय एक्टिव स्थल बॉडी के अंदर कौन सा है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? यार इसके एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि को है उसका मात्रक क्या है? डेसिबल, जिसको डीबी लिखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यानी कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। वो कौन सा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? वो है लाइसोसोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार ये अपने ही कोई जो है निगल जाता है दूसरों की सुरक्षा करते करते। हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1969-70 के दशक तक भारत अनाज के लिए, खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, परंतु हरित क्रांति के बाद भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भर बना और वो उसमें सबसे बड़ा योगदान था हरित क्रांति का, और जिसके जनक है जो है नॉर्मन बोरलॉग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर रोज खाते हैं, देखते हैं, उसका लाल रंग होता है, वो होता है फाइटोकेमिकल, एक होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। सबसे पहले कोशिका किसने देखी? कोशिका खोज अलग चीज है और कोशिका देखी किसने? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखी। सबसे पहले किसने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? क्योंकि उससे पहले प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था। तो एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने सबसे पहले बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है? वो है लेमना। तो ये आपको मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए, जो कि 50 पहले वीडियो में और 50 इसमें आपको बताए हैं। दोस्तों शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, शिक्षा से ही
अक्षर ज्ञान से सब कुछ नहीं होता। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल नहीं। यानी जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है परंतु उसमें नैतिक शिक्षा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती, वो आदमी ज्यादा सफल नहीं हो सकता, वो आदमी ज्यादा समाज का भला नहीं कर सकता। इसलिए हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ में हमारे चरित्र निर्माण की, हमारे समाज सेवा की, हमारे परोपकार की, दूसरों की भलाई की, देश की उन्नति की और दूसरे के हेल्प करने की शिक्षा, हमें एक चरित्र, जिसका कहते हैं चरित्र मजबूत होता है, वो आदमी कभी भी डगमगाता नहीं है, कहीं भी मात नहीं खाता। इसलिए हम अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ में चरित्र बनाने वाली शिक्षा का भी अध्ययन जरूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और जय हिंद, जय भारत,